मेरा नाम परवेज है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, बस मेरी माँ थी। मैं गांव में मुखिया का गाड़ी चलाया करता था। मेरे बाबा भी पहले मुखिया के यहाँ ही काम करते थे। खैर, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ बस मेरी शादी के सपने सजाते रहती थी। कहती थी तुम्हारी शादी में ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो बहुत खूबसूरत हो, जो तुमसे बहुत प्यार करे, मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मेरी कमी महसूस न होने दे। मैं कहती, माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप कहीं नहीं जा रही हैं, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। तभी मेरी माँ कहती है, परवेज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक को एक दिन यह दुनिया छोड़कर जाना है। माँ जब भी ऐसी बातें करती, मैं कहता मैं जा रहा हूँ काम पर, मुझे लेट हो रहा है। एक दिन माँ कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूं या तुमने कहीं देख रखा है? अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बोल, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाऊंगी। मैंने कहा, माँ आप जिसे भी मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा, मुझे तुम्हारे पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं है। माँ कहने लगी, फिर तो यह अच्छी बात है। मैं तो बेकार में ही डर रही थी कि कहीं तो किसी लड़की को पसंद करके ना रखा हो। चलो भगवान का शुक्र है, सब सही है। मैंने एक लड़की देख रखी है, तो मैं बात कर लूँ? लड़की के घर वालों से मैंने कहा, हाँ कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा था इतनी भी जल्दी क्या है शादी का? तभी माँ कहने लगी, तू क्या चाहता है? ज़िंदगी भर मैं ही काम करती रहूं? जल्दी से बस मेरी बहू इस घर में आ जाए और इस घर को संभाल ले। अब मुझसे घर के काम नहीं किया जा रहा, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, और तू तो काम पर चला जाता है। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरी बहू आ जाएगी तो हम साथ में रहेंगे। मेरा भी मन करता है कि मेरी गोद में पोते पोतियाँ हों। और कौन सा तू बच्चा है, पूरे 26 साल का हो गया है तू, अब क्या बूढ़े में शादी करेगा? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या माँ आप तो इतनी दूर तक सोचने लगी? माँ ने प्यार से मेरे माथे को चूमा और कहा, तो कल ही चलेंगे हम अपनी सहेली के यहाँ। माँ ने जब कहा अपनी सहेली के यहाँ, तो मैंने माँ से कहा, माँ तो आप चाहती हैं कि मैं वनीता आंटी की बेटी से शादी करूँ? वह तो मुझसे कितनी छोटी है, वह तो 18 साल की है, वो मुझसे शादी करेगी? तभी मेरी माँ कहने लगी, हाँ हमने बात कर लिया है, उसे कोई ऐतराज नहीं है, वह शादी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा, क्या बात है, ठीक है, जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी? वनीता आंटी मेरी माँ के बचपन की दोस्त थी। माँ जिससे मेरी शादी की बातें कर रही थी उसका नाम आरती था। आरती एक दो बार हमारे घर आई थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैंने कभी उसे उस नज़र से तो नहीं देखा था, क्योंकि वह मुझसे 9 साल छोटी है। खैर, हम वनीता आंटी के यहाँ चले गए। मैंने आरती को उस वक्त देखा था जब वह बहुत छोटी थी, तब वह 5 साल की होगी। अब तो 18 साल की हो गई थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वनीता आंटी इतनी जल्दी आरती की शादी क्यों करना चाहती है, और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आरती से शादी के लिए इनकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वनीता आंटी के घर का हालात अच्छे नहीं थे। आरती के पापा एक पैर से अपाहिज थे। एक कार एक्सीडेंट में उनके पैर खराब हो गए। उनका घर भी बड़ा मुश्किल से चलता है। खैर, हम आरती के घर गए। हमारी शादी 1 हफ्ते के अंदर करने की बात हुई। मैंने माँ से कहा, माँ इतनी जल्दी क्यों? माँ कहने लगी, अरे बेटा आज करो या कल, अगर 1 हफ्ते के अंदर शादी होगी तो इसमें क्या परेशानी है? मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। हम अपने घर आ गए। शादी की तैयारी शुरू हो गई। देखते देखते 1 हफ्ता भी गुजर गया और शादी का दिन भी आ गया। आरती मेरी पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। मैंने आरती के लिए खूबसूरत सा चैन लिया था, उसको मुँह दिखाई में देने के लिए। आरती दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे जज्बात बाहर आने लगे। मैं आरती के बेहद करीब चला गया। मेरे करीब जाने से आरती घबराने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आरती अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से आरती बेहोश हो गई। उसे ऐसे देखकर मैं घबरा गया। मैं तुरंत अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को बुला कर लाया। माँ भी आरती को ऐसे देखकर परेशान हो गई। माँ कहने लगी, परवेज बेटा जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ले आओ। मैं घर से निकल गया। पास में ही एक डॉक्टर बैठता था। गांव में हम सब इसी से इलाज करवाते थे। मैं डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जब आरती का चेकअप किया तो उन्होंने आगे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ भी अपने सर पकड़कर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि आरती पेट से है। आरती जब होश में आई तो वह बेहद घबराई हुई थी। आरती हम सबसे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ था। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की ऐसी बातों से आरती भी हैरान हो गई। वह एकदम से खामोश हो गई। वह मुझे कहने लगी, परवेज मेरी बात सुनो। आरती मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया
और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरी माँ भी मेरे पीछे पीछे आई। मेरी माँ बहुत ही संस्कारी औरत थी और उनको यह सब बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ का अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गया। वह बहुत सीरियस हो गई। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले आया। मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर बाहर निकला तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब अब मेरी माँ कैसी है? लेकिन उनके जवाब ने मेरी पूरी दुनिया ही छीन ली। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ के जाने के बाद मेरी हालात पागलों जैसा होने लगा। अब मैं आरती को ज़रा भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आरती को उसका घर छोड़ दिया। आरती मुझसे मिन्नतें करती रही कि मैं उसकी बात सुनूं, लेकिन मैं उसकी क्या बात सुनता? अब सुनने के लिए बचा ही किया था। उसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। खैर, आरती को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपना घर आ गया। यह खाली घर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे हर कोई ताना देगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल चुका था कि मेरी पत्नी सुहागरात वाले दिन बेहोश हो गई थी और जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात पूरा फैलता जा रहा था। मेरी नज़र शर्म से झुक रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वनीता आंटी मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर सकती है। उन्हें तो सब कुछ पता होगा। वह तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कैसे उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी माँ को धोखा दिया। अगर यह सब ना हुआ होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। खैर, अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं सऊदी अरब चला जाऊँगा। वहाँ मैं 5-6 साल रहने के बाद ही आऊँगा। मैंने अपना वीज़ा बनवा लिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सऊदी अरब आ गया। यहाँ मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था, ना मैं यहाँ किसी को जानता था। मैं तो यहाँ पर ड्राइवरी के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ ड्राइवरी पर ना रखकर बहुत ही अजीब सा काम मिल गया। बाथरूम को साफ करना, गार्डन को देखभाल करना। मैं ये सब कामों के लिए नहीं आया था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर मुझे एक नई कई काम करने को कहा जाता था। गार्डन का देखभाल करना, बाथरूम साफ करना, घर की साफ सफाई करना। मैं तो तंग आ चुका था। यह औरतों वाली काम थी जो कि मैं नहीं कर सकता था। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं कैसे भागता और कहाँ जाता? एक दिन मेरी मुलाकात एक अरबी से हुआ। वह मुझसे पूछने लगा, तुम भारत से हो? मैंने कहा, जी मैं भारतीय हूँ। शायद वह मेरे चेहरे को देखकर समझ गया था मेरी परेशानी को। कहने लगा, लगता है तुम यहाँ पर काम करके खुश नहीं हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा, हाँ, मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आया था। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं तो यहाँ गाड़ी चलाने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे ऐसे गंदे कामों में फंसा दिया गया है। तभी वह अरबी कहने लगा, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं जानवरों का कारोबार करता हूँ, खरीद बिक्री करता हूँ। क्या तुम जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, यह मुझसे हो जाएगा। वह कहने लगा, फिर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं जब यहाँ के मालिक से बात करने लगा तो वह मुझे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी इस अरबी आदमी ने मेरा साथ दिया। वह कहने लगे, तुमने इस भारतीय लड़के को धोखे से बुलाया है और अपने घर के गंदे कामों में तुमने इसे फंसा कर रखा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम इस लड़के को मेरे साथ जाने दो। फिर वह मान गया और मैं उस अरबी आदमी के साथ चला आया। उन्होंने मुझे रहने के लिए क्वार्टर दिया और गाड़ी की चाबी मेरे हाथों में थमा दिया और कहने लगे, तुम्हें मैं अच्छी सैलरी दूंगा, खाने पीने के लिए हर कुछ मैं टाइम से दूंगा। बस तुम्हें ईमानदारी से मेरे साथ काम करना होगा। मैं जानवरों को ख़रीदता और बेचता हूँ। मेरे पास कई तादाद में भेड़ बकरियाँ और भैंस हैं। तुम्हें उन्हें बेचने के लिए भी जाना होगा और ख़रीदने के लिए भी जाना होगा। अगर तुमने ईमानदारी से मेरे साथ काम किया तो मैं तुम्हें सैलरी के अलावा भी कुछ पैसे बढ़ा कर दूंगा। मैं खुश हो गया। मेरे लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था। बस जानवरों को लेकर जाना था बाज़ार में और उसे बेचना था और दूसरी जगह जाना था और वहाँ से भेड़ बकरियों को ख़रीद कर लाना था। अगर मैं ज़्यादा दामों में बेचता तो उसमें से जो भी फ़ायदा होता मेरा मालिक आधा मुनाफा मुझे भी देता। मैं खुशी से अपने कामों में लग गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। जब 1 महीने बाद मेरे मालिक ने मुझे सैलरी दी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं तो कोई अकाउंट खुलवाया ही नहीं था। अब मैं यह पैसे कहाँ रखूँगा? मैं तो इतने गुस्से में यहाँ आया कि मैं अपना अकाउंट खुलवाना ही भूल गया। अब मैं यहाँ जो भी कमाऊँगा वह पैसे मैं कहाँ रखूँगा? फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने मालिक के पास ही अपना पैसा रखूँ। मैं अपने मालिक के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मालिक, जब तक मैं यहाँ काम करूँगा मैं अपने पैसे आपके पास ही जमा करूँगा और जब मैं इंडिया जाने लगूँगा
तो मैं सारे पैसे ले लूँगा। जब मैंने अपने मालिक से बात की तो मालिक भी मान गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, बस तुम मन लगाकर और ईमानदारी से काम करो। तुम जब इंडिया जाने लगोगे तो तुम्हारे सारे पैसे मैं हिसाब करके तुम्हें दे दूँगा। मैं भी खुश हो गया और मन लगाकर उनके साथ काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और कैसे 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे अपना देश जाने का मन करने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने मालिक से बात करूँगा। जो भी मेरे पैसे बने होंगे उन सारे पैसों का हिसाब करके घर लौट जाऊंगा। मैं अपने मालिक के पास गया और मैंने उनसे कहा, मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ परवेज, बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, अब मुझे अपने देश जाना है। मैं अब अपने कामों से छुट्टी मांगता हूँ। इन 5 सालों में मेरे जितने भी पैसे बने हैं उनका हिसाब करके आप मुझे दे दीजिए। मेरा इतना कहना था कि मेरा मालिक परेशान होने लगा। मैंने उनका चेहरा देखा तो वह कुछ परेशान लगे। मैंने कहा, मालिक, आप ठीक तो हैं? वह कहने लगे, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे पैसे का हिसाब करके तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने क्वार्टर आ गया और मैं इंतज़ार करने लगा कि मालिक कब मेरे पैसे हिसाब करके मुझे देंगे। लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं मालिक के पास गया और उनसे कहा कि मालिक, आप कब तक मेरे पैसे मुझे देंगे? तभी वह कहने लगा, परवेज, मैंने तुम्हारा हिसाब किया है। तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। मैं एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकता। इतनी मोटी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, देखो परवेज, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मुझे 2-3 महीने का वक्त दो। मैंने कहा, अब मैं और 2-3 महीने काम नहीं कर सकता। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अरबी मालिक कहने लगा, मैं तुम्हें 2-3 महीने काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम चाहो तो 2-3 महीने मेरे घर पर ही रहो। तुम्हारे खाने पीने के कोई पैसे नहीं लगेंगे। बस तुम अपनी मालकिन को कहीं जाना हो तो उन्हें लेकर जाना। बाजार से कुछ सामान लाना हो तो वह ले आना। तब तक मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। मैं मान गया, लेकिन मैंने अपने अरबी मालिक से कहा कि ठीक है, मालकिन का जो भी काम होगा मैं वह कर दूंगा, लेकिन मैं आपके घर में नहीं रह सकता। मैं क्वार्टर में ही ठीक हूँ। मालकिन को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो वह मुझे बता दे, मैं उनका काम कर दूंगा। अरबी मालिक बहुत खुश हो गया। मालकिन जब भी मुझे कोई काम कहती तो मैं उनका काम कर देता था। मुझे बाजार से कुछ भी लाने को कहती तो वह मैं ला देता था। अगर वह मुझे कहीं ले जाने के लिए कहती तो मैं उन्हें लेकर भी जाता था। बाकी टाइम मैं क्वार्टर में आराम करता था। एक दिन अरबी मालिक कहने लगा, परवेज, आज रात हमारे घर में पार्टी है, तुम भी आ जाना। इतना कहकर वह चले गए। मुझे ना जाने क्यों पार्टी में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मुझे कुछ भी आज अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मेरे साथ क्या बुरा हो सकता था? जो भी बुरा होना था वह तो हो चुका था। खैर, मैं तैयार होकर अपने अरबी मालिक के घर आ गया। टेबल पर खाने की चीज़ें सजी हुई थी। 5-6 मर्द बैठे हुए थे और यहाँ कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मर्द ही थे। मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी, परवेज, ज़रा मेरे साथ कमरे में आना, कुछ सामान है, उसे बाहर लाना है। मैंने कहा, जी ठीक है, चलिए। वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मैंने कहा, सामान कहाँ है, आप बता दीजिए, मैं बाहर ले जाता हूँ। तभी अचानक से उन्होंने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? तभी वह अपने कपड़े फाड़ने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। वह मेरे ऊपर आकर गिर गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जब तक मैं उन्हें उठा ही रहा था कि तभी कमरे में अरबी मालिक और 2-3 मर्द साथ में आ गए। मालकिन को मैं अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा और इस वजह से मैं मालकिन के ऊपर आ गया और मालकिन मेरे नीचे आ गई। इसलिए उन लोगों को लगा कि मैं सच में मालकिन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। उन लोगों ने मालकिन को उठाया। मालकिन अपने पति से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, यह लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। यह तुमने कैसे लड़के को अपने काम पर रखा हुआ था? पता नहीं, इसने मुझ पर कब से गंदी नज़र रखी हुई थी। मैं इसे बहुत अच्छा सोचती थी, लेकिन यह तो मेरे साथ मालकिन का इतना कहना था कि मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया और उनके साथ जो 2-3 मर्द थे वह लोग मुझे मारने लगे। मुझे मार मार कर बेहाल कर दिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए मालिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं मालकिन मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उनकी मदद करने के लिए कमरे में आया था। तभी मालिक कहने लगे, मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, तुम पर कितना यकीन करता था और तुम इतने गिरे हुए निकले। तुमने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की। उनके साथ जो 2-3 मर्द थे, उनमें से एक ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर ली और मुझे जेल में डाल दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मालकिन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 1-2 दिन जेल में रहने के बाद मुझे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जज साहब ने जब मुझसे पूछा कि तुमने अपने ही मालकिन के साथ ज़बरदस्ती क्यों की, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं क्या कहता? मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहता तो मेरा यकीन नहीं किया जाता। मैं खामोश था। जज साहब ने कहा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलोगे? मैंने अपना ज़ुबान नहीं खोला और मैं खामोश रहा। जज साहब ने कहा, इसका फ़ैसला 1 हफ्ते बाद होगा। 1 हफ्ते तक मुझे फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में एक अनवर नाम का आदमी था। वह मुझसे बातचीत करने लगा। वह कहने लगा, भाई तुम तो शरीफ लगते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने ही मालकिन के साथ ज़बरदस्ती क्यों की? मैंने कहा, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मालकिन ने मुझे फंसाया है और उन्होंने मुझे क्यों फंसाया है यह तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो उनके यहाँ 5 साल से काम करता था। उनके पति के पास मेरे बहुत सारे पैसे जमा थे। मैं भारत से हूँ। मैं बहुत गुस्से में अपने घर से आया था। मेरा कोई अकाउंट नहीं था भारत में, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे अपने मालिक के पास ही रखे थे और मैं तो अपना हिसाब करके अपने घर जाने वाला था। मालिक ने कहा भी था कि ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब करके तुम्हारे पैसे दे दूंगा, थोड़ा वक्त दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी पत्नी मुझे ऐसे फंसा देगी। तभी अनवर कहने लगा, भाई तुम समझे नहीं बात को, यह सब खेल तुम्हारे मालिक ने रचा होगा। मैंने कहा, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? तभी अनवर कहने लगा, भाई तुम बहुत सीधे हो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन 5 सालों में तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं उस हिसाब से 5 साल के बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। उनकी नीयत ख़राब हो गई होगी, वह तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से यह काम करवाया है और तुम्हें फंसाया है। वरना तुम ही सोचो, उनकी पत्नी भला तुम्हें क्यों फंसाएगी? अनवर की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं तो यह सोच ही नहीं पा रहा था। अनवर सही कह रहा था, मुझे इसलिए फंसाया गया है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? मैंने जज साहब के सामने भी अपना ज़ुबान नहीं खोला। अब मेरा कौन सुनेगा? मैंने कहा, अनवर मैं ऐसा क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? तभी अनवर कहने लगा, भाई मेरे पास एक प्लान है। मैं तो अपने जुर्म की सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो। बेवजह यहाँ पर सज़ा क्यों काटोगे? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अनवर ने जो मुझे जज साहब के सामने कहने के लिए कहा, उसे सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, अनवर या तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने ऐसा कहा तो जज साहब वहीं के वहीं मुझे मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि मैंने सुना है सऊदी अरब में औरतों के साथ जुल्म करने वालों को बहुत ही गंदी और दर्दनाक मौत दी जाती है। उन्हें मौत के वक्त पानी भी नसीब नहीं होता, उसे पत्थर मार मार कर उसकी जान ले ली जाती है। तभी अनवर ने कहा, भाई अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम यही कहो जो मैं तुम्हें कहने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है। अनवर ने कहा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अनवर का शुक्रिया अदा किया। शायद अनवर सही था और मैंने फैसला कर लिया था। अब मैं जज साहब के सामने ऐसा ही कहने वाला था। अगली पेशी का मुझे इंतज़ार था और वह दिन भी आ गया। मुझे कोर्ट में पेश किया गया। सभी लोग आ गए। मालिक और 2-3 मर्द जो उस दिन साथ में थे, वह लोग भी आए हुए थे और मालकिन भी हाजिर थी। जज साहब ने मुझसे फिर से सवाल किया कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो, तुम्हारी बात को रखी जाएगी। और अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना तो फिर तुम बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैंने कहा, जज साहब मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन एक सच है जो मैं पूरे अदालत को बताना चाहता हूँ। तभी जज साहब ने कहा, इजाज़त है। क्या सच है जो तुम बताना चाहते हो? बेझिझक होकर बताओ। मैंने जज साहब को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे मैं अरबी माली के पास काम करने लगा। फिर मैंने कहा, जज साहब जब मेरे जाने का वक्त हुआ तो मैंने अपने मालिक से अपना पैसा मांगा तो उन्होंने मुझसे 3 महीने का वक्त मांगा। मैंने उनको वह वक्त दिया। बदले में उन्होंने कहा कि मैं उनके घर के छोटे मोटे काम को कर दिया करूं। मैं तैयार हो गया। मालकिन मुझसे जो भी काम करने के लिए कहती मैं कर देता, लेकिन इस बीच मालकिन ने कहा कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूं। उसका पति उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता है। मालकिन कहने लगी कि परवेज, मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ।
तुम मुझे खुश कर दो जज साहब। जब मालकिन ने ऐसा कहा तो मैं मान गया। मैं भी नौजवान हूँ, मेरे भी जज्बात थे। मालकिन मेरे बहुत करीब आ जाती तो मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पाता था। मालिक जब काम पर होते थे तो मैं क्वार्टर से मालकिन के घर आता था और उनके साथ वक्त बिताता था। मालकिन तो खुशी खुशी मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करती थी, लेकिन पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया कि उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि यह तो अपनी मर्जी से मेरे करीब आती थी। मैंने कभी इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। मेरे ऐसा कहने से अरबी मालिक के माथे पर भी पसीने टपकने लगे। वह भी परेशान दिखने लगे। तभी मालकिन चीखने लगी और कहने लगी, नहीं जज साहब, यह झूठ है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। यह लड़का झूठ बोल रहा है। जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस लड़के ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। ना ही मैं इसके करीब कभी गई हूँ और ना ही इसको मैंने ऐसा कुछ कहा है कि यह मेरी ख्वाहिश पूरा करे। मैं तो अपने पति के दबाव में आकर के यह सब कर रही थी। इस लड़के ने मेरे पति के साथ काम किया है और इस लड़के का बहुत पैसे हैं मेरे पति के पास, और मेरे पति इस लड़के को वह पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मेरे पति ने कहा कि मैं इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसे जेल भिजवा दूं, ताकि उनको इस लड़के को पैसे ना देना पड़े। जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक पाक औरत हूँ। मेरे पति के अलावा आज तक मुझे किसी ने भी नहीं छुआ है। मैं अपने पति के दबाव में आ गई थी। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। जज साहब के सामने सारी हकीकत आ गई थी। अनवर ने मुझे यही कहने के लिए कहा था कि तुम अपनी बेगुनाही इसी तरह साबित कर सकते हो, और मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर ली। मुझे इज्जत के साथ जज साहब ने अरबी से मेरे सारे पैसे मुझे दिलवाए और उस अरबी को 5 साल की सज़ा मिली। उस औरत की कोई गलती नहीं थी। उसका पति उसे धमकी दिया था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उसे छोड़ देगा, उसे तलाक दे देगा। इसलिए वह बेचारी मजबूर होकर यह सब कर बैठी थी। खैर, मैंने मालकिन को माफ़ कर दिया। मैं अपना घर लौट आया। जब मैं अपना घर आया तो यह घर भी मुझे अकेला काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। माँ का बहुत याद आ रहा था। खैर, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने इन पैसों को एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। जिसके साथ मिलकर मैं बिज़नेस कर रहा था, उसने एक दिन मुझे पार्टी में बुलाया। उसके घर पर पार्टी था। मैं उस पार्टी में गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात अंजू नाम की एक लड़की से हुआ। उससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। बातों बातों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अब हमारे बीच फ़ोन पर बातें होने लगी और अंजू मेरे घर आना जाना करने लगी। अंजू मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन अंजू कहने लगी, परवेज, मैं तुम्हें अपनी सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया है। वह भी तुमसे मिलना चाहती है। पता है, वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त के साथ? वह कहने लगी, मेरी सहेली और हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई और मेरी सहेली कॉलेज गई थी। हम लोग कॉलेज के बाद ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन से आते वक्त बहुत रात हो जाती थी। उस दिन मेरी सहेली अकेली थी और रास्ते में 2 लड़कों ने मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती की। तब से उस बेचारी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसकी माँ ने अपनी जान पहचान वाले घर में ही उसकी शादी कराई थी, ताकि उसकी बेटी की ज़िंदगी संवर जाए, उसकी बेटी का घर बस जाए। लेकिन जब उन लोगों को पता चला तो उनके घर वालों ने मेरी सहेली को छोड़ दिया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मैंने कहा, हाँ वाकई बहुत बुरा हुआ तुम्हारी दोस्त के साथ। मैंने कहा, तुम्हारी दोस्त का क्या नाम है? उसने कहा, आरती। जब मैंने आरती का नाम सुना तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ था और मैंने उसे शादी वाले दिन धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। एक बार उसकी बात को मैंने सुना भी नहीं कि वह क्या कहना चाह रही थी। इसमें आरती का क्या कसूर था? पापी तो वह लोग थे जिसने आरती के साथ गलत किया था। इसमें आरती का क्या कसूर था और सज़ा मिली आरती को? मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता था। मेरा दिल बेचैन हो गया आरती से मिलने के लिए। मैंने अंजू से कहा, हम बाद में बात करते हैं। मैं तुरंत आरती के घर गया। मैंने दरवाजे को खटखटाया तो आरती ने दरवाज़ा खोला। आरती ने जैसे ही मुझे देखा उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने कहा, आरती, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वह मुझे अंदर लेकर गई। मैंने कहा, तुम्हारे पापा और वनीता आंटी कहाँ हैं? तभी वह कहने लगी, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, माँ घर पर नहीं है, बाजार गई है। मैंने कहा, आरती मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता चल चुका है। मैंने बड़े ही झिझक कर उससे सवाल किया, आरती तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वह कहने लगी, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने कहा, आरती मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है। मैं जब तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया
तो तुमने भी मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। तुमने मुझे बताया होता तो शायद मुझे तुम्हारे पास आने में इतना वक्त नहीं लगता। आरती कहने लगी, मैं किस मुंह से तुम्हारे पास जाती और ये सब कहती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हें सारी हकीकत पता चल गई, वरना मैं ज़िंदगी भर इस बोझ में रहती कि तुमने मुझे गलत समझा, मुझे चरित्रहीन लड़की समझा। लेकिन अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। मैंने आरती से कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आरती से बात ही कर रहा था कि वनीता आंटी भी आ गई। मैंने वनीता आंटी से भी माफ़ी मांगा। वनीता आंटी कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मेरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे हकीकत बता देनी चाहिए थी तुम लोगों को, हमने धोखा दिया है तुम्हें, तुम हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा, नहीं आंटी, जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं आरती को घर ले जाना चाहता हूँ। वनीता आंटी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आरती को मेरे साथ विदा कर दिया। मैं आरती को अपने घर ले आया। मैंने पूरे समाज के सामने उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और उसे सच्चे दिल से अपना लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी आरती के नाम कर दिया। दोस्तों, आरती को अपनाकर मैंने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।